लीला दुबे जैसा आप जानते हैं कि लीला दुबे का जन्म आज़ादी के पूर्व का है और इनका जो विवाह है वो भी 1945 में हुआ। इनका अध्ययन भी लीला दुबे ने अपनी जो बचपन और अपना पठन-पाठन का उनका जीवन है, वो भी आज़ादी के पूर्व का है और उस समय का है जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिला किस तरह से राष्ट्रवादी आंदोलन जो प्रक्रिया थी, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया थी भारत में, उससे भी ये प्रभावित था। तो इनका बचपन या इनका सामाजिकरण उसी परिवेश में हुआ जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और इसका परिणाम ये मिल होता है कि जो इनका व्यक्तित्व निर्मित हुआ है, वो एक बहुत ही जो जिसे कहते हैं कि बहुत ही सशक्त महिला का के रूप में हुआ क्योंकि इन्होंने उस समय महिला आंदोलन भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो बड़े नायक हैं, उनकी बातें सुनी थी, उनके प्रभाव कार्यों के से प्रभावित थीं, तो वो प्रभाव इनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है और चूँकि ये इनके परिवार में भी उसी प्रकार की चर्चाएँ होती थीं, तो वो एक राष्ट्रवादी महिला या राष्ट्र के प्रति एक समर्पित महिला का इनका व्यक्तित्व है और जब इनको हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक ऐसे परिवार से ये आती थीं, जो बड़ा संस्कृतिपूर्ण था, बड़ा कल्चर्ड फैमिली थी और उसमें एक ब्राह्मण परिवार की एक कन्या थी। लेकिन इनके इनके बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण परिवार की कन्या तो ज़रूर थीं, लेकिन ये किसी भी जो ऑर्थोडॉक्सी है या अंधविश्वासों से बहुत बंधी हुई नहीं थी, एक स्वतंत्र विचारों वाली, एक उन्मुक्त विचारों वाली और एक आधुनिक महिला, आधुनिकता के परिवेश में पलने वाली एक इस लड़की के रूप में इनका सामाजिकरण हुआ। तो ये सारे मूल्य उनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ते हैं और इसीलिए उन्होंने मुख्यतः जो अध्ययन भी किया है, वो परिवार में स्त्रियों की स्थिति और स्त्रियों के प्रति होने वाले भेदभाव इत्यादि को किया और आगे चलकर उन्होंने फिर स्त्रियों के आगे चलकर उन्होंने जो परिवार में किनशिप यानी नातेदारी व्यवस्था है उसका भी अध्ययन किया। तो वो परिवार और नातेदारी से जुड़ी जो अध्ययन के क्षेत्र हैं उसमें स्त्रियों के इस विशेष संदर्भ में उनका कार्य देखने को मिलता है क्योंकि उनका परिवेश इस तरह का था कि उन्होंने उसी परिवेश में रहकर कार्य किया। समाजशास्त्री और एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस किए यानी उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोजने की कोशिश किया। तो वो एक जेंडर या विमेन स्टडीज़ की भी एक बहुत प्रमुख विद्वान के रूप में भी उभरी। 1970 और 80 के दशक में या 90 के दशक में उनका जो कार्य है वो विमेन स्टडीज़ के अध्ययनकर्ताओं के रूप में बड़ा सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। तो इस प्रकार से उनका जो कार्यक्षेत्र है उनके व्यक्तित्व के साथ मैच करता है, जुड़ता है और इसलिए हम लोग ये मानते हैं शायद कि उनका जो सामाजिकरण था, बचपन था गुज़रा, उसमें जो उनके मूल्य बने, उन्हीं मूल्यों को लेकर उन्होंने अपने अध्ययन में भी उसको ट्रांसलेट किया, उसको बदला और उनका जो अध्ययन का क्षेत्र बना, वो भी परिवार, स्त्रियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, लड़कियों की स्थिति इत्यादि बहुत सारे इश्यूज़ को उन्होंने एक जीवन परिचय है। अगर आप डिटेल में जाएँ तो हम ये कहेंगे कि लीला दुबे 1923 में पैदा हुईं, 27 मार्च को और एक परंपरागत ब्राह्मण समाज में महाराष्ट्र में पैदा हुईं और महाराष्ट्र में पैदा होने के बाद इनके पिताजी जो थे वो राज्य के एक जुडिशरी मतलब जो न्यायपालिका जो होती थी उसमें न्यायपालिका में सेंट्रल प्रोविंस में ये कार्य करते थे और विभिन्न स्थानों पे रह के इन्होंने न्यायालय में न्यायपालिका में काम किया था सेंट्रल प्रोविंस में। तो उनके पिताजी तो वो भी अपने पिता के साथ मूव करती रहीं। उनकी 3 बहनें थीं और 1 भाई था, तो एक छोटा-सा परिवार 3 बहनों और 1 भाई का जो परिवार था वो एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन्ड फैमिली
में इनका बचपन गुजरा और ये जीवन में परिवार को बहुत महत्व देती रहीं और वो अपब्रिंगिंग उनकी फैमिली वैल्यूज़ के साथ हुई। और ये ज़रूर है कि इनकी शिक्षा-दीक्षा या इनकी बहनों की शिक्षा-दीक्षा भी एक अच्छे वातावरण में हुई और ये इन्होंने अपनी स्कूलिंग के दौरान बहुत सारी अच्छी शिक्षा प्राप्त की और वो इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रारंभ से ही एक बड़ी मजबूत किस्म के विचारों वाली विद्यार्थी रहीं और महिला बनी और इंडिपेंडेंट करियर यानी स्वतंत्र जो उनका एक विचार था और स्वतंत्र करियर चुनने की इनकी शुरू से ही धारणा रही। तो ये शिक्षा का उनका वो रहा। अब आती है उनका विवाह, तो मैरिज को वो बहुत महत्वपूर्ण उस दौर में भी माना जाता था और आज भी काफ़ी हद तक विवाह को बहुत महत्वपूर्ण संस्था मानते, तो वो दौर तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इन्होंने भी अपने परिवार में, अपने प्रारंभिक जीवन में विवाह को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और इनका जो विवाह है, वो 20 वर्ष की आयु में ही हो गया। लेकिन विवाह के संदर्भ में इनके लिए ये कहा जाता है कि इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण और बहुत ही एक होनहार लड़के से ब्याह किया, जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, जिसने एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ी होगी, उनका नाम था श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे से इन्होंने विवाह किया और विवाह के बाद ये नेशनल मूवमेंट में भी कुछ दिनों तक प्रभावित रहीं, उनके साथ काम करती रहीं। मूवमेंट का प्रभाव इनके ऊपर और इनका प्रभाव मूवमेंट के ऊपर पड़ा। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट या इंडिया मेड मूवमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें अपनी इनके व्यवहार में प्रभावित हैं और उससे ये क्विट इंडिया मूवमेंट से भी प्रभावित हुईं और लीला दुबे एक्चुअली महाराष्ट्रियन तो थीं, तो इनको मराठी भाषा तो आती थी, ये बंगाली भी जानती थीं और हिंदी भी अच्छी जानती थीं और अंग्रेज़ी भी जानती थीं। तो ये 4-5 भाषाओं का इनको अच्छा ज्ञान था। इनके घर में बड़े अच्छे-अच्छे ग्रंथ होते थे, जैसे रामचरितमानस का बंगाली और मराठी भाषा में जो अनुवाद था, वो सब था। हिंदी में तो रामचरितमानस थी। तो ये कई भाषाओं में इनके घर में जो ग्रंथ थे उनको वो पढ़कर आगे बढ़ीं। तो इनके पास भाषाई ज्ञान भी बहुत था, भाषाई समझ भी बहुत थी। लिटरेचर जो वो समझ सकती थी, जैसा हमने बताया कि कई भाषाओं को वो जानती थी, तो उनका जो एक व्यक्तित्व निर्मित होता है, वो बहुआयामी हो जाता है। उसमें भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत प्रारंभिक जो उनके पास जो नॉलेज है, वो उन उन सब ग्रंथों की नॉलेज है जो इन सारी भाषाओं में उनके घर में उपलब्ध थे। तो इस तरह से वो एक युवा महिला के रूप में, बड़ी मजबूत महिला के रूप में उनका उदय होता है। अब वो प्रश्न करती हैं हर चीज़ों के ऊपर और वो अपने युवा काल से ही स्त्रियों के जो बारे में फैली कुछ कहानियाँ होती थी, उन कहानियों के ऊपर वो प्रश्न करती थी, उसको जानने की कोशिश करती थी कि ये स्त्रियों के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसी क्यों? कुछ वो उनसे कन्विंस होती थी, कोई कुछ-कुछ कहानियों से वो प्रश्न भी करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये उनकी एक जिज्ञासा ने ही स्त्रियों की समझ के लिए उनका एक बैकग्राउंड बनाया और वो प्रारंभ से ही स्त्रियों की जो दशा है या दुर्दशा कहा जाए, वल्नरेबिलिटी कहा जाए और डिप्राइवेशन कहा जाए, जो वंचन है, वंचित महिलाएँ हैं या कहा जाए ऑप्रेस्ड महिला है, यानी शोषित महिला है, शोषित, वंचित और दुर्दशा वाली महिलाएँ हैं, उसके बारे में वो प्रारंभ से ही सोचना शुरू कर चुकी थी और वो मैगज़ीन्स में इन विषयों पे जो लेख छपते थे उनको पढ़ती थी और खुद भी वो लेख लिखना प्रारंभ कर रही थी। तो उसमें उस ज़माने में आप सबको पता होगा कि भारत में एक संकीर्णता थी समाज के अंदर और उस संकीर्णता में बहुत सारी स्त्रियों के प्रति
जो कहा जाए कि आज जैसा भारत का समाज स्त्रियों को उतना सम्मान दे रहा है, उस समय उतना नहीं दिया जा रहा था, संकीर्णता थी, वो स्त्रियाँ मुख्य धारा से वंचित थीं और दुर्दशापूर्ण थी, उनका शोषण होता था। तो उन चीज़ों में एक शोषण आप जानते हैं कि बहुत सारे अधिकार स्त्रियों को नहीं दिए गए थे, इनहेरिटेंस का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको डाउरी की वजह से यानी दहेज प्रथा की वजह से उनको पीड़ा सहनी पड़ती थी और चाइल्ड मैरिजेस होती थी जिसमें लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी और शादी होने के बाद यदि उनके पति की मृत्यु हो गई तो जो विधवा हो जाती थी तो विधवा होने का जो उनका स्टेटस था वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था, उनके साथ एक दोहरा आचरण किया जाता था। शिक्षा भी स्त्रियों को कम दी जाती थी। तो जातियों के संदर्भ में विभिन्न जातियों में स्त्रियों की दशा तो बहुत ही कमज़ोर थी और आर्थिक विषमता स्त्रियों के को लेकर बहुत थी। मतलब स्त्रियों में आर्थिक अधिकार नहीं दिए जाते थे या आर्थिक निर्णयों में स्त्रियों की भूमिका बहुत सीमित थी। ये सारी चीज़ें उस दौर में ज़्यादा थीं, तो इससे वो बहुत प्रभावित थीं और इस बात के लिए वो कटिबद्ध थीं कि हम वो इसको समझें, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इस पे वो कार्य कर रहे हैं। तो जो स्त्रियों और पुरुषों में पुरुषों को श्रेष्ठ मानने वाली जो धारणा थी, वो उसके प्रति वो काफ़ी सजग थीं और उन्होंने नागपुर में चूँकि महाराष्ट्र की रहने वाली थीं, तो नागपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एमए किया और वहीं पर पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत विद्वान उनसे उनका ब्याह हुआ और उस ब्याह में भी उन्होंने प्रपोज़ल दिया ऐसा कहा जाता है और दोनों परिवारों ने उनके प्रपोज़ल को स्वीकार किया और उनका एक अरेंज मैरिज बहुत दोनों ब्राह्मण परिवार थे, एक ही जाति के से आते थे, तो इसलिए कोई विरोध विशेष नहीं हुआ और बहुत ही सिंपल सिविल मैरिज उन लोगों ने की सिंपल मैरिज की जिसमें ज़्यादा दहेज या ज़्यादा वो दिखावा नहीं था। तो इस प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन 1945 से प्रारंभ होता है और 1945 में जो वैवाहिक जीवन है, उसमें भी देखने को मिलता है कि वो उन्होंने अपनी स्वायत्तता बरकरार रखी यानी अपनी इच्छानुसार अपने वर का चुनाव किया है। तो ये एक उनके कैरेक्टर का, उनके व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण भाग दिखाई पड़ता है। अब वो ये ज़रूर है कि उन्होंने जो वर चुना वो अपनी ही जाति का था तो कहीं विरोध नहीं हुआ, क्योंकि सेम कास्ट में लेकिन फिर भी उस ज़माने में लड़कियाँ अगर अपना वर चुन लें तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने चुना और उसको अपनी एस्पिरेशंस के आधार पे, अपनी आकांक्षाओं के आधार पे एक परिवार बनाया जिसमें उन्होंने परिवार के निर्माण को महत्व दिया और उनके बच्चे हुए और उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया। अब आती है बात उनके अध्ययन की। तो उन्होंने प्रारंभ में जैसा हमने बताया कि एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन किया। तो मास्टर्स इस लेवल पे वो एक एंथ्रोपोलॉजी विषय को पढ़कर अपना उन्होंने प्रारंभ की अपनी प्रोफ़ेशनल स्टडी और उन्होंने जो एससी दुबे थे वो भी एंथ्रोपोलॉजी में प्रोफ़ेसर थे, काम कर रहे थे, एक रिसर्चर थे। तो एंथ्रोपोलॉजी में जो डेटा एससी दुबे कलेक्ट कर रहे थे, उसको कलेक्ट कराने में, उसको संग्रहित करने में लीला दुबे ने अपना योगदान दिया। तो वहीं से उनका प्रोफ़ेशनल इंटरेस्ट इस लाइन में बढ़ता है। यानी हम अगर इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एससी दुबे का प्रभाव लीला दुबे पे यानी उनकी पत्नी पे पड़ता है। लीला दुबे उनके साथ एज़ अ रिसर्चर वो ट्रेंड होती हैं और बहुत सारा डेटा कलेक्शन एससी दुबे के साथ रहकर वो करती हैं, तो जिससे उनकी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में एक उनकी अपनी यात्रा प्रारंभ होती है और वो अगर आपको याद होगा एससी दुबे साहब ने कमार नाम की एक जाति के ऊपर अपना एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन किया था, मानव शास्त्रीय अध्ययन किया था। तो जो कमार की
अध्ययन के दौरान जो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे थे, उसमें लीला दुबे ने एस सी दुबे का साथ दिया और उन वहाँ पर काफ़ी काम उनके साथ मिलके किया। तो उनको लगा कि यहाँ पे फील्ड में जाकर एक क्वालिटेटिव रिसर्च के टेक्निक से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डेटा या आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं जिससे एक अच्छा मानव शास्त्र या समाज शास्त्र विकसित किया जा सकता है। तो ये उनका प्रभाव पड़ा और चूंकि वो महिला थी तो उन्होंने महिला विषयों के से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया। फेमिनिन मैटर्स जो थे उनको उन्होंने चुना और उसके आधार पर उन्होंने किया। हाँ, यद्यपि कि उनकी अपनी स्टडी तो गोंड जनजाति जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के गोंड लोग हैं, गोंड जनजाति के लोग हैं, उनके ऊपर उनका अपना शोध है, उनकी अपनी पीएचडी या उनकी अपनी रिसर्च है। लेकिन उनके पास बड़ा वैरायटी ऑफ फील्ड वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे वो एस.सी. दुबे के साथ उनकी पत्नी के रूप में रहने की वजह से है या चाहे वो उनका अपना स्वयं का इंटरेस्ट डेवलप होता है लेटर ऑन। तो कुल मिला के उनके पास बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, मतलब जो क्षेत्र में जाकर आंकड़े लेने का अनुभव है, ये उनके अध्ययन में बहुत या उनकी समझ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए उनके कार्य की तरफ चले हम, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1957 में उन्होंने फॉर्मली एक यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, मतलब आजकल तो गौड़ यूनिवर्सिटी है सागर का नाम, लेकिन सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में था और हरि सिंह गौड़ के नाम से आजकल जाना जाता है, लेकिन वो पहले सागर विश्वविद्यालय था। हरि सिंह गौड़ उसके प्रारंभिक संस्थापक रहे हैं, इसलिए वो अब बाद में सागर विश्वविद्यालय को हरि सिंह गौड़, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय कहा जाता है। वो प्रथम कुलपति भी थे, वहाँ के संस्थापक थे और उन्होंने अपना सारा पैसा दे दिया था सागर विश्वविद्यालय को, तो सागर विश्वविद्यालय का नाम अब डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सागर विश्वविद्यालय है। हालांकि सागर विश्वविद्यालय में उनके पति श्री श्यामा चरण दुबे कार्य करते थे, तो वहीं पर उन्होंने भी काम शुरू किया और 1957 से लेकर 1975 तक वो सागर विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र और समाज शास्त्र विभाग से संबद्ध रही और फॉर्मली उनको 1960 में लेक्चरर या एक शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, जो उन्होंने 1975 तक अपने रिटायरमेंट की एज तक उन्होंने वहां पर कार्य किया। और इसीलिए कहा जाता है कि 60 के बाद से 75 15 वर्ष उन्होंने अपने उस विश्वविद्यालय में काम करके अपना योगदान दिया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत काम किया, मतलब 75 में वो सागर यूनिवर्सिटी से जब रिटायर होती हैं तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारा काम किया और बहुत सारा काम ऐसे किया कि वो फेलो हो गई आईसीएसएसआर में और आईसी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में नेशनल फेलो रही, विभिन्न पदों पे आईसीएसएसआर में रही। वो डायरेक्टर सोशियोलॉजी भी रही, नेशनल फेलो रही। फिर उन्होंने भारत सरकार के लिए नेशनल कमीशन, नेशनल कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन, यानी एक राष्ट्रीय समिति बनी स्टेटस ऑफ वीमेन को लेकर, उस नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन के भारत सरकार के सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया और उसी ने एक 1974 में बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका टाइटल था टुवर्ड्स इक्वालिटी। टुवर्ड्स इक्वालिटी नाम की उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में या बनाने में या डेवलप करने में लीला दुबे जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो आगे चलकर 10वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस एंथ्रोपोलॉजिकल एंड इथनोलॉजिकल साइंसेस की 10वीं कांग्रेस की वो चेयरपर्सन भी बनी और उसके बाद वो तमाम ऐसी जगहों से, ऐसी संस्थाओं से जुड़कर कार्य किया और तमाम ऐसे कार्य किए जो बहुत ही लैंडमार्क हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें उनकी एक किताब विजिबिलिटी एंड पावर विमेन को लेकर लिखी गई थी और दूसरा उन्होंने एसेज ऑन विमेन एंड डेवलपमेंट, यानी विमेन इन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट,
एसेज ऑन विमेन इन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, ये किताब 1986 में उन्होंने लिखी, जिससे उनकी बड़ी ख्याति हुई। और उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारा काम किया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ विमेन स्टडीज की स्थापना की, और उस प्रारंभ से ही उनका इन्वॉल्वमेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ विमेन स्टडीज में रहा। इसीलिए हमने प्रारंभ में भी कहा था कि वो केवल समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की विद्वान नहीं, बल्कि महिला अध्ययनों या स्त्री अध्ययन के जो केंद्र बने हैं, या स्त्री अध्ययन का जो की संस्थाएं बनी, उन संस्थाओं को प्रारंभ में बनाने वाली महिलाओं में उनका नाम गिना जाता है। और वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ विमेन स्टडीज की एक बहुत इन्वॉल्व्ड सदस्य रही, या कह सकते हैं कि फाउंडर के रूप में उन लोगों ने मिलकर उसको बनाया। तो ये उनका भी कंट्रीब्यूशन है। उसकी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मेजर IAWS की कॉन्फ्रेंस थी, विमेन एंड द हाउस होल्ड इन एशिया। इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और उस कॉन्फ्रेंस से 5 एडिटेड वॉल्यूम प्रकाशित किए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 वॉल्यूम इस क्षेत्र में आए, जो माइलस्टोन कहलाते हैं, मतलब एक नींव के पत्थर की तरह से महिला अध्ययनों के संदर्भ में माने जाते हैं। उनका ग्लोबल विमेन स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम गिना जाने लगा। पूरे विश्व में महिला अध्ययनों के संदर्भ में उनका नाम आने लगा। वो फिर इसीलिए इंटरनेशनल विमेन्स एंथ्रोपोलॉजी कॉन्फ्रेंस की भी वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन बनाई गई। चेयरमैन IAUES, इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड इथनोलॉजिकल साइंसेज, IAUES के नाम से जो संस्था बनी है, उसकी भी वो कमीशन फॉर विमेन की चेयरमैन रही। तो इस तरह से विमेन के संदर्भ में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और वो कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की संस्थापक या चेयरपर्सन या एडिटर के रूप में उनका योगदान है। और वो भारत में ही नहीं, बल्कि साउथ एशिया और विश्व के जो महिला अध्ययन के केंद्र हैं, उनसे वो जुड़कर काम करती रही। तो लीला दुबे का जो स्टेटस है या स्ट्रेचर है, उसको हम जानते हैं कि वो एक महिला मानव शास्त्री हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे, आपको पहले ही बता चुके हैं, इरावती कार्वे यदि पहली विमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भारत की हैं, तो उनके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो लीला दुबे का नाम लिया जाता है। इरावती कार्वे तथा लीला दुबे, ये 2 महत्वपूर्ण विमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भारत की हुई हैं, जिन्होंने भारत के में विभिन्न जनजातियों में या ग्रामीण समाज में या भारतीय समाज में महिलाओं के स्टेटस के ऊपर, तथा फैमिली में महिलाओं का क्या योगदान है, उसके साथ ही किनशिप नातेदारी व्यवस्था में महिलाओं का क्या की स्थिति क्या है, उसको लेकर उनके अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए वे आज भी बड़े आदर के साथ महिला अध्ययन केंद्रों में पढ़ाई जाती हैं, या उनका नाम लिया जाता है, उनके अध्ययनों को लोग रेफर करते हैं। अब आती है बात कि लीला दुबे ने किस मेथोडोलॉजी या किस अध्ययन पद्धति को अपनाया था। तो आप जानते हैं, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में इथनोग्राफी या इथनोलॉजी है, या जिसे हम दूसरी भाषा में क्वालिटेटिव अप्रोच कहते हैं, गुणात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। तो वो जो गुणात्मक दृष्टिकोण है या क्वालिटेटिव अप्रोच है, उसमें वो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। और उन्होंने क्वालिटेटिव अप्रोच से इथनोग्राफी करके विमेन के जो इथनोग्राफिक अकाउंट्स हैं, यानी उनके खुद के जो माने औरत क्या समझती है अपनी स्थिति को लेकर, उसके अकाउंट को पढ़ना और उसको समझना और उसके ऊपर लिखना, इसको इथनोग्राफी कहते हैं। उसकी व्यक्ति की स्वयं की दृष्टि क्या बता रही है, ये इसको उन्होंने अपना टूल बनाया। और उसके आधार पे उनकी जो हाउस होल्ड की या परिवार की या लार्जर किनशिप ग्रुप की जो स्टडी है वो आती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जेंडर स्टडीज में देखने को मिलता है लीला दुबे जी का। तो हम ये कह सकते हैं कि इरावती कार्वे के बाद लीला दुबे
बहुत महत्वपूर्ण नाम है फैमिली, किनशिप और जेंडर के अध्ययन के संदर्भ में। उधर विश्व के पटल पे देखें तो मेलिनोव्स्की ने या कैथरीन गॉफ ने किनशिप सिस्टम पे काम किया था, और उसका उनका मेलिनोव्स्की का या कैथरीन का जो प्रभाव था वो इरावती कार्वे के अध्ययनों के में दिखाई पड़ता है, और इरावती कार्वे के अध्ययनों का प्रभाव लीला दुबे के अध्ययनों में दिखाई पड़ता है। तो ये एक क्रम है जिसमें देखने को मिलता है कि कैसे लीला दुबे इन महिलाओं के या इन अध्ययनों से प्रभावित रही हैं। उनका जो करियर है, जो उनका पढ़ने पढ़ाने का काम है वो बहुत उत्कृष्ट रहा है। उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले, और 2007 में यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने स्वामी प्रणवानंद सरस्वती अवार्ड से उन्हें नवाजा, और 2005 में उनको दिया, और उसके बाद इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने भी उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। इसलिए उनको कहा जा सकता है कि भारत की उत्कृष्ट जो उच्चतम संस्थाएं हैं, उन्होंने अपने पुरस्कार या अपने अवार्ड से उनको नवाजा है। तो वो बहुत ही सेलिब्रेटेड, बहुत ही सम्मानित समाजशास्त्री और मानव शास्त्री हैं भारत की। अब हम आपको आगे चलते हैं, इस बताते बताते हैं कि उनका क्या अध्ययन का क्षेत्र रहा, कैसे उन्होंने अध्ययन शुरू किया। तो हम ने जैसा बताया कि उनका डिसर्टेशन जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति में गोंड महिलाओं के ऊपर है। गोंड महिलाओं के जीवन के ऊपर उनकी पीएचडी का डिसर्टेशन है, और वो गोंड महिलाओं में जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर डिस्पैरिटी का मतलब है जो लिंग भेद है, वो लिंग भेद उस समय बहुत बढ़ रहा था और बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो उस लिंग भेद से वो उन्होंने देखा कि कैसे गोंड वीमेन अपर कास्ट वीमेन से, तथा वहीं अपने मैन कंपो जो उनके जो पुरुष वर्ग था और दूसरी तरफ महिला अपर कास्ट महिलाओं से वो गोंड वीमेन किस तरीके से पिछड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं, या उनमें किस प्रकार की विषमता दिखाई पड़ती है, उसका वो अध्ययन कर रही हैं। और वो किस तरह से अपने पुरुष संवर्ग से के ऊपर निर्भर हैं, उनकी जो निर्भरता है, देयर डिपेंडेंस, और न्यूएंसेस ऑफ डिसेबिलिटीज, जो उनकी सामाजिक रूप से बनाई गई अक्षमताएं हैं, वो किस प्रकार की हैं, इसको वो पढ़ रही हैं। और दीज विमेन्स स्ट्रेटजीज जो है, इनकी जो स्ट्रेटजीज है, ये किस तरीके से अपनी जो लिविंग स्पेस है, अपने जीवन के जो क्षेत्र हैं, उनमें किस तरह से वो मैनूवरिंग कर रही हैं, मतलब अपने लिविंग स्पेस में अपना स्थान किस तरह से बनाती हैं, इसके ऊपर उनका मुख्य जो फील्ड वर्क है वो केंद्रित है। बड़े इंटरेस्टिंग है, कभी आप लोगों को मौका मिले तो दुबे जी की, लीला दुबे की जो फील्ड वर्क स्टडीज है वो देखिए। तो हम आपको बताएंगे कि उनके जो फील्ड वर्क है उसके जो रेफरेंसेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने ला रहे हैं। हाँ, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जैसे जो विमेन अपने घर में, गोंड औरत जो है, गोंड महिला जो है, अपने घर में जो काम कर रही है, उस काम के संदर्भ में भी कैसा उसको लेबर का के तरह से कैसी उसकी उपयोगिता और उसके श्रम की उपयोगिता वो कैसे रेखांकित करती है। और वो कह रहे हैं, उन्होंने एक जगह अपने गोंड स्त्री का एक स्टेटमेंट कोट किया कि मैं जो भी कमाती हूँ, ये भात मेरा जो मैंने भात कमाया, भात का मतलब राइस, यहाँ पे वो कह रही है कि आई अर्न द राइस, माई राइस, बाय लुकिंग आफ्टर माई ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी अपने पोते की मैं देखभाल करती हूँ तो मैं भात पाती हूँ। भात का मतलब चावल पाती हूँ खाने के लिए। तो कहने का अभिप्राय कि वो महिला
भले घर में दादी या अपने किसी एक पद पे है, लेकिन भोजन प्राप्त करने के लिए वो जो लुक आफ्टर बच्चों का कर रही है, बच्चों की देख-रेख कर रही है, अपने बेटे के बच्चों का या अपनी लड़कियों के बच्चों का जो देख-रेख कर रही है, पालन-पोषण कर रही है, उसके एवज में उसको भोजन मिल रहा है, यानी उसका जो श्रम है, उसका पारिश्रमिक उसका भोजन है। तो ये इस प्रकार की जो आइडेंटिटी है विमेन की, या जो इस प्रकार का जो स्टेटस है विमेन का, गोंड विमेन का उसके परिवार में, वो हमेशा बना रहता है। और वो ये नहीं है कि वो उसको भोजन इसलिए मिल रहा है कि उस परिवार की महिला है, अब उसकी आयु बढ़ रही है तो वो नहीं, उसको भोजन मिलना उसका अधिकार है, ऐसा नहीं। वो भोजन इसलिए प्राप्त करी कि वो भर परिवार में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि वो लुक आफ्टर कर रही है, या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन या अपने बच्चों के बच्चों को वो देख रही है, देख-रेख करती है, देखभाल करती है, तो उसके एवज में उसको भोजन मिलता है, राइस मिलता है, भात मिलता है। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ वीमेन है, वो वीमेन की एग्जिस्टेंस इसलिए नहीं है कि वो फैमिली की मेंबर है, बल्कि इसलिए है कि वो फैमिली में एक श्रम दे रही है, एक कंट्रीब्यूशन कर रही है। ये एक नया एंगल देखने को आया, जो लीला दुबे ने अपने फील्ड वर्क में उस गोंड महिला के स्टेटमेंट से ड्रॉ करने की कोशिश की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी या एक्सप्लेनेशन है जो लीला दुबे अपनी गोंड महिला के शब्दों से निकाल कर सामने ला रही हैं। तो ये कहने की बात है कि लीला दुबे बहुत ही फाइन रिसर्चर थी, जो अपने फील्ड वर्क से बड़ी इम्पोर्टेंट बातें ला रही हैं सामने। और वो इस अगर आप देखें तो उनकी जो पुस्तक बन के आई, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप एन एनालिटिकल सर्वे ऑफ लिटरेचर, इसमें उन्होंने क्या किया, वो एक तरह से बिब्लियोग्राफी है ये, मतलब जितनी भी रिसर्च हुई थी उसको उन्होंने कलेक्ट करके किनशिप के ऊपर एनालिटिकल सर्वे किया लिटरेचर का, कि किस किस तरीके से। तो उसमें उन्होंने लिखने की कोशिश की है कि जो मैरिजेस हैं, किनशिप है, फैमिलीज है ट्राइबल सोसाइटीज में, ये किस तरह से काम करती हैं और इनके पैटर्न क्या है, इसमें महिलाओं का या माँ का क्या अधिकार है, मदर्स राइट की बात करी, इसमें इन्होंने विनिमय सिद्धांत एक्सचेंज थ्योरी की बात करी, इन्होंने इसमें अलायंस थ्योरी की बात करी, और कई चीजें इन्होंने उस एनालिटिकल जो सर्वे है लिटरेचर का, उसमें ये बातें हाईलाइट करी हैं। तो इन जो लीला दुबे हैं, लीला दुबे के अध्ययन में आधुनिकता का संदर्भ दिखाई पड़ता है, और वो जो महिलाओं की स्थिति को परख रही हैं, वो आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में या आधुनिकता के पैराडाइम में कहा जाए, परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, उसके संदर्भ में कहा जाए, वो कोशिश कर रही हैं कि रिसर्च को डेवलप करें। और इसलिए उनका जो पीएचडी वर्क है, वो भी गोंड वुमेन के ऊपर, वो भी परंपरागत ये ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजिकल टॉपिक तो है किनशिप का, लेकिन उसके अंदर वो आधुनिकता के परिवेश से उनके स्त्रियों के कॉन्टेक्स्ट को वो पढ़ रही हैं, उसके संदर्भ को पढ़ रही हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट देखने में आता है। अब लीला दुबे के सेंट्रल आइडियाज की बात करें अगर हम, तो हमने जैसा बताया है, जेंडर और किनशिप, ये दो सेंट्रल आइडियाज के ऊपर लीला दुबे ने 1960 और 70 के दशक में विमेन स्टडीज में जाकर काम किया। और ये जेंडर और किनशिप क्या है, जेंडर का मतलब स्त्री और पुरुष के बीच का जो भेद है, जेंडर का जो डिफरेंस है, उस जेंडर से जो इनइक्वालिटी पैदा हुई है स्त्रियों और पुरुषों के मध्य, और स्त्रियों का सब्जुगेशन है, यानी स्त्रियों का वंचन है, डिप्राइवेशन है या ऑपरेशन है ये। और दूसरी तरफ किनशिप, किनशिप का मतलब ये जो नातेदारी समूह है परिवार के अंदर और परिवारों के मध्य, इसमें स्त्रियों की क्या स्थिति है। इन दो चीजों के ऊपर उनका मुख्य केंद्र रहा है अध्ययन का। जैसा हमने बताया कि उनके पति का जो कमार्स का आंध्र प्रदेश के कामर जनजाति के लोगों के ऊपर जो उनका अध्ययन था, और उससे जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था अपने पति के साथ मिलकर,
उसका जो फील्ड वर्क एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ जो गोंड जनजाति जो सेटल्ड हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और ये कामर जनजाति जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले लोग हैं। यानी इनका जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कहलाते हैं, कि मतलब ये जो पैदा करते हैं उपज, ये शिफ्ट करता रहता है। आज इस साल कुछ तो अगले साल कुछ जगह पे कहीं, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की जनजातियां हैं। और ये दूसरी तरफ गोंड जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मतलब स्थायी कृषि भूमि के ऊपर काम करने वाले जो जनजातियां हैं वो गोंड है। और तीसरी तरफ उन्होंने ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी के कुछ राजपूत लोगों के ऊपर जो जो समाज में डोमिनेंट कास्ट है, जिसको डोमिनेंट कास्ट के रूप में एम.एन. श्रीनिवास कर रहे हैं, ये राजपूत महिलाओं का उन्होंने अध्ययन किया। तो 3 तरह की महिलाओं का उन्होंने एक कंपैरिजन भी किया है। एक तरफ कामर जनजाति की जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, दूसरी तरफ गोंड जनजातियों की जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और तीसरी तरफ ये जो डोमिनेंट राजपूत महिलाएं हैं वेस्टर्न यूपी की। तो इनका उन्होंने पूरा एक जनरल कंपैरिजन करके ये देखने की कोशिश की कि कास्ट, क्लास, ट्राइब, रीजन, इन सब का क्या प्रभाव महिलाओं की स्थिति के ऊपर पड़ता है। और खास तौर से पेट्रीलिनियल और मैट्रीलिनियल के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने पितृवंशी और मातृवंशीय के संदर्भ में भी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। दुबे ने इस्लाम और मैट्रिलिनी, लक्षद्वीप आइलैंड में जो जनजातियां रहती थी उसमें मुस्लिम जो धर्म का अनुसरण करने वाली जनजातियां थी, उसमें मातृवंशीयता वंश जो मैट्रिलिनियल है सोसाइटी, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। तो वो वहां पे वो ये देख रही हैं कि किस प्रकार से स्त्रियों की वहां पे क्या स्थिति। तो मैट्रिलिनियल पजल के रूप में उनका वो एक्सपोजिशन, ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपोजिशन सामने आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर समझने के दृष्टिकोण से। तो इस पूरी संदर्भ में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लीला दुबे क्या है। लीला दुबे एक कंपैरेटिव सर्वे कर रही हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन कर रही हैं विभिन्न महिलाओं की विभिन्न परिस्थितियों में उनकी स्थितियां क्या है, उनकी उनकी परिस्थिति क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उसको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये नहीं कि खाली एक जगह जाके उन्होंने छोटी सी स्टडी कर ली और वो दे दिया रिजल्ट। नो, उनका पूरा एक वाइड मैक्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं वो। तो इसलिए लीला दुबे को हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर प्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो लीला दुबे एक फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी के रूप में जेंडर के जो बेसिक इश्यूज हैं उनको किनशिप के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रही हैं। और वो बहुत ही उनके जो उदाहरण हैं या जो उनके संदर्भ हैं वो वैरायटी है। मतलब कामर जनजाति से भी है, तो कहीं वो गोंड महिलाओं का भी जिक्र है कर रही हैं कि वहाँ के अनुभव क्या है, तो कहीं लक्षद्वीप आइलैंड में इस्लाम को मानने वाली मैट्रिलिनियल सोसाइटी की भी वो अध्ययन कर रही हैं। तो इस प्रकार से उनके पास फील्ड वर्क से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिसको वो एंगेज करके जेंडर और किनशिप की बातें कर रही हैं, कि कैसे विमेन सबजुकेटेड है, कैसे विमेन अपनी लो परिस्थिति में प्राप्त है। उनका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, जो अगर सेंट्रल आइडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, तो उनकी एक जो किताब, जो स्टेटस रिपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, 1974 में जो लिखी, अभी हमने प्रारंभ में आपको बताया था, जो नेशनल कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक नेशनल कमीशन बना था, उसकी सदस्य के रूप में उन्होंने जो रिपोर्ट 1974 में दी, उस रिपोर्ट का नाम ही था टूवर्ड्स इक्वालिटी। बहुत ही उम्दा रिपोर्ट थी, और वहां उस रिपोर्ट में उनका जो कंट्रीब्यूशन दिखाई पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं, उस रिपोर्ट में जो उन्होंने हाईलाइट किया है कि महिलाओं का जो उत्पीड़न है, विमेन ऑपरेशन, उस विमेन ऑपरेशन और खास तौर से जो कल्चरल और ये जो सांस्कृतिक संगठनात्मक
जेंडर का जो संगठन हुआ है, मतलब जो जेंडर कल्चरली कैसे ऑर्गेनाइज होता है, सांस्कृतिक रूप में जेंडर को किस प्रकार से मान्यता मिलती है और उसके आधार पर महिलाओं का कैसे उत्पीड़न हो रहा है, इस बात को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश की और रिपोर्ट किया। वो रिपोर्ट बहुत डिबेट में रही, बहुत दिन तक उस रिपोर्ट पे चर्चा हुई और बहुत सारी नीतियां उस रिपोर्ट के बैकग्राउंड में बनी, भारत सरकार ने बनाई। तो वो रिपोर्ट एक प्रकार का बड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क है लीला दुबे का, और उसमें उन्होंने फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से एंथ्रोपोलॉजी ऑफ विमेन को हाईलाइट करने की कोशिश की है, यानी महिलाओं का मानव शास्त्र प्रस्तुत किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को मौका मिले तो उस रिपोर्ट को पढ़िएगा, शायद आजकल तो इंटरनेट पे अवेलेबल भी है। उसमें एथनोग्राफिक इंक्वायरी के माध्यम से उन्होंने विमेन की स्टडीज, विमेन की दशा को बताने की कोशिश की है। दिस टुवर्ड्स इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी की ओर जो रेफरेंसेस वो दे रही हैं, उसमें लड़कियों की जो वल्नरेबल पोजीशन है, यानी दयनीय दशा है घरों के अंदर, और खास तौर से आपने देखा होगा कि गर्ल चाइल्ड का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, यानी उनको पोषकीय तत्वों की कमी है वहां पर। वो ये कह रही हैं कि उनकी जो स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है, उनको कम उम्र में शादी कर दी जाती है, या उनके पोषण तत्व कम है पुरुषों की अपेक्षा। तो ये जो एक पूरा संदर्भ गाँव में, घरों में स्त्रियों और महिलाओं की और लड़कियों की खास तौर से जो गर्ल चाइल्ड है उसके कॉन्टेक्स्ट में बनती है, उससे उसका एक जेंडर वीक जेंडर के रूप में, कमजोर जेंडर के रूप में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और वो इस जब बड़ी होती है तो वो एक कमजोर इकाई के रूप में सामने दिखती है। तो उसके किनशिप में उसका प्रभाव है, मैरिजेस में भी वो कमजोर स्थिति में है, मैरिज पेमेंट जिसे हम कहते हैं दहेज, वहां पे भी वो कमजोर स्थिति में है, दहेज उसके नाम पे दिया जा रहा है, काम के क्षेत्र में भी वो कमजोर है, और प्रोस्टिट्यूशन में है, तमाम कास्ट में है, पर्दा सिस्टम है, सब कुछ उसके ऊपर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से उसके उत्पीड़न का दायरा बढ़ता जाता है। वो प्रारंभ से समाज समाज के जो सांस्कृतिक संगठन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी प्रारंभ से ही उस प्रकार के जेंडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें वो वीक पोजीशन उसको दी जा रही है समाज में। ये बात उस रिपोर्ट में हाईलाइट कर रही हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर काफी चर्चा हुई। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ विमेन इन इंडिया जो है वो एक, आपको अगर याद हो कि 1975 के और 80 के दौरान पूरे विश्व में विमेन के द्वितीय श्रेणी के दर्जे के ऊपर चर्चा हुई, जो जिसके ऊपर नारीवादी आंदोलन खड़े हुए, और उन नारीवादी आंदोलनों ने स्त्रियों के द्वितीय दर्जे की बात कही, कहा कि ये जो विमेन है वो सेकंड स्टेटस या सेकंड वेव नाम की जो एक फेमिनिस्ट आंदोलन हुआ, वो इसीलिए हुआ कि उनको सेकंड स्टेटस दिया जा रहा है। तो एक सेकंड वेव के नाम पे पूरा फेमिनिस्ट मूवमेंट खड़ा होता है अमेरिका से, और वो यूरोप से होते होते भारत में भी जब 70 और 80 के दशक में आया तो उसको लीला दुबे के कामों से हवा मिली, क्योंकि लीला दुबे भी उसी तरह की इनइक्वालिटी एमंग द जेंडर की बात कर रही थी, और वो नारीवादी आंदोलन उधर से यूरोप से और अमेरिका से इसी बात को लेकर आर्ग्यू कर रहा था, और इधर से लीला दुबे जैसे स्कॉलर्स भी इस बात को कह रही थी कि हाँ, स्त्रियों का जो द्वितीय श्रेणी का दर्जा समाज में है वो नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से सारी समस्याएं हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लीला दुबे का कंट्रीब्यूशन मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी या मेन स्ट्रीम एंथ्रोपोलॉजी में विमेन को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने ये कहा कि जो मुख्य धारा का मानव शास्त्र और मुख्य धारा का समाजशास्त्र है, उसने भी स्त्रियों को प्रारंभिक चर्चा में नकारा है या नेग्लेक्ट किया है, मतलब उसको नजरअंदाज किया है, और इसको वो मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जो मेन स्ट्रीम एंथ्रोपोलॉजी है या मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी है, वो विमेन के स्टेटस के आधार पर
वो दृष्टि नहीं डाल रही है। तो उसको उन्होंने मुख्य धारा में लाने के लिए वीमेन के स्टेटस को कैसे सब्जुगेट किया गया, कैसे ऑप्रेस किया गया है, उसकी चर्चा करते हुए वीमेन के स्टेटस को इक्वालिटी के स्टेटस से जोड़ते हुए आगे ला रही हैं। तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। और जो उन्होंने, हमने जैसे बताया था कि लक्षद्वीप में मैट्रिलिनी के ऊपर, मातृवंशित के ऊपर जो काम किया, उसके सुपरवाइजर जो थे AR कुट्टी के थे, उनके आधार पर उनके साथ मिलकर उन्होंने वो काम किया था। वो AR दुबे, लीला दुबे का कंबाइंड फील्ड वर्क है, और वो फील्ड वर्क में उन्होंने कल्पनी जो जगह है वहां पर एक जो इन डेप्थ एनालिसिस प्रॉपर्टी और उसके डिवोल्यूशन को लेकर जो इन डेप्थ स्टडी की है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसको भी समझने के लिए है, उसको वो उनकी राइटिंग्स आई, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज, डिवोल्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी इन मैट्रिलिनियल मुस्लिम सोसाइटी, ये 1994 में प्रकाशित हुई। उसमें इनका ये फील्ड वर्क आया। ये बाद का फील्ड वर्क है, मतलब ये गोंड जनजाति के अध्ययनों के बाद या उस रिपोर्ट के बाद का फील्ड वर्क है, 90 के दशक में उनका प्रकाशित हो रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने मातृवंशीय समाज में स्त्रियों को किस तरीके से धर्म के नाम पर, मतलब एक धर्म और संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में किस तरह से पोजीशन किया जा रहा है, और कहाँ उनकी स्थिति को निम्न दिखाकर पुरुषों की स्थिति बढ़ाई गई है, उसकी भी बात वो कर रही हैं। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 90 के दशक का उनका फील्ड वर्क है, जो 1994 में प्रकाशित होता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज, डिवोल्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी इन ए मैट्रिलिनियल मुस्लिम सोसाइटी। अब आइए विमेन एंड किनशिप की बात करते हैं। विमेन एंड किनशिप भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है लीला दुबे का। लीला दुबे ने किनशिप पे हम पहले भी बता चुके हैं, इरावती कार्वे ने बहुत काम किया था। इरावती कार्वे भी महाराष्ट्र से आती थी, और चूंकि दुबे भी, लीला दुबे भी महाराष्ट्र ब्राह्मण फैमिली से आती थी, तो लीला दुबे इरावती कार्वे के कार्यों से काफी प्रभावित थी, और वो उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए वो लिख रही हैं कि वीमेन हैड ऑलवेज बीन रिलेटिवली मोर विजिबल इन एंथ्रोपोलॉजी देन इन अदर सोशल साइंसेस। यानी वो, उनका ये माना, तब तक इरावती कार्वे वीमेन को मानव शास्त्रीय अध्ययनों में आगे कर चुकी थी, और उनका अध्ययन स्त्रियों और नातीदारी समूह में आ चुका था 60 के दशक में। तो लीला कहती हैं कि अगर हम अन्य विषयों में जाकर देखें समाज विज्ञान के, तो स्त्रियों को अभी भी नकारा गया, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में इरावती कार्वे ले आई हैं, और हमको उसको आगे बढ़ाना है। तो वो एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स के रूप में उन्होंने समाज में कैसे एंथ्रोपोलॉजी ने स्टडी ऑफ किनशिप को, फैमिली को, मैरिज को अदर कल्चर के रूप में कैसे महत्ता दी है, उसी को लीला दुबे ने रेखांकित किया और कहा कि हमको आगे इसको बढ़ाना है। और जेंडर एंड किनशिप के आधार पर उन्होंने फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी के रूप में एक पूरा प्रोजेक्ट खड़ा किया। फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी यानी नारीवादी मानवशास्त्री लोग, और नारीवादी मानवशास्त्री में उन्होंने पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा कर दिया कि जो नारीवादी विचारधारा से प्रेरित या प्रभावित मानव शास्त्रीय हैं, जो स्त्रियों की दशा और दुर्दशा को किनशिप, फैमिली और मैरिज के एक संदर्भ में समझना चाहती हैं, उसका नाम उन्होंने फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा कि ये फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। और इनका प्रोजेक्ट ये होगा कि हम विवाह, किनशिप यानी नातेदारी और परिवार, इनके संदर्भ में स्त्रियों की दशा को सामने लाकर रखें। ये काम उन्होंने किया, और उसमें तमाम संस्थाओं ने उनको सहयोग किया। यूनेस्को ने भी एक सर्वे रिपोर्ट यूनेस्को से उन्होंने प्रकाशित की, उसका नाम है स्टडीज ऑफ वीमेन इन साउथ एशिया
मतलब पूरे साउथ एशिया का एक कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने यूनेस्को के माध्यम से प्रकाशित की, यूनेस्को में प्रकाशित की। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें खाली भारत ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के अन्य देशों के जो समाज हैं उनमें जो विमेन स्टडीज हुई हैं उनको उन्होंने कंपेयर किया, उनको उन्होंने कैटलॉग किया और उसके ऊपर उसकी टिप्पणियां करी। तो ये एक उन्होंने कहा कि ये जो इनविजिबिलिटी ऑफ को विजिबिलिटी में कन्वर्ट किया, यानी जो स्त्रियां अध्ययनों में विजिबल नहीं थी, दिख नहीं रही थी, मतलब उनको देखा नहीं जा रहा था, उनको देखा जा सके, उनकी विजिबिलिटी बढ़ाई जा सके, उनको लोग देखें कि हाँ ये अध्ययनों में स्त्रियों का क्या स्थान है। तो वो विजिबिलिटी वाला जो प्रोजेक्ट है, यानी इनविजिबिलिटी ऑफ वीमेन इन एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कोर्स के ऊपर उन्होंने काफी काम किया कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजिकल डिस्कोर्स में विमेन कैसे इनविजिबल हो गई, क्यों इनविजिबल हो गई, इसको वो बताती हैं और कैसे वो विजिबल हों, यानी कैसे वो दिखाई पड़े अध्ययनों में, उसके लिए वो काम कर रही हैं। तो विमेन एंड किनशिप पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये किताब उनकी आती है जिसमें उन्होंने काफी एक लार्जर पर्सपेक्टिव में नारियों के या महिलाओं के अधिकारों की बात की है, और न केवल अधिकारों की बल्कि उनकी दशा और के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका भी उन्होंने अध्ययन किया है, यानी द इम्पैक्ट ऑन वीमेन एंड राइट्स ऑफ वीमेन की बात वो कर रही हैं, इम्पैक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ वीमेन एंड द राइट्स ऑफ वीमेन की बात इसमें इन्होंने अपने इस अध्ययन में की है। और वो कह रही हैं कि जो स्टडी ऑफ किनशिप है, इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ जेंडर। देखिए कितना महत्वपूर्ण जेंडर और किनशिप को जोड़ा उन्होंने। उन्होंने कहा कि वास्तव में जो किनशिप का अध्ययन है वो कुछ और नहीं है बल्कि जेंडर का ही अध्ययन है, क्योंकि किनशिप को, नातेदारी को बिना जेंडर या बिना विमेन के कॉन्टेक्स्ट में समझा ही नहीं जा सकता, ये बात कह रही है। क्योंकि नातेदारी के पूरे जाल में या पूरे संरचना में कौन केंद्र में है, विमेन केंद्र में है। इसलिए विमेन का, वो कह रहे हैं कि अगर हम किनशिप की स्टडी करेंगे तो विमेन की स्टडी उसके अंदर निहित है, और बिना विमेन की स्टडी के किनशिप की स्टडी अधूरी है, वो हो ही नहीं सकती। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक्चुअली द स्टडी ऑफ किनशिप इज स्टडी ऑफ जेंडर, ये बात आर्ग्यू कर रही है। आगे बहुत सारी बातें हैं जो हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2-3 बिंदु और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, उनके सेंट्रल आइडियाज में वो ये कह रही हैं कि जेंडर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, जेंडर में खास तौर से स्त्रियों का जेंडर, जो महिला है, तो ये कैसे जेंडर को कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो उसमें वो बता रही हैं कि बचपन से ही लड़कियों के काम अलग, लड़कों के काम अलग। घरों में, परिवारों में जो गर्ल्स के काम है, लेडीज के काम है, वो अलग है, और महिलाओं के काम, पुरुषों के काम अलग है। तो ये जो कार्य हैं उनके में भी जेंडर वर्क, जेंडर के आधार पर डिवीजन जो हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो गर्ल्स की आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करता है। कि जैसे खाना बनाना है, चूल्हा है, चूल्हा चौका करना है, या बच्चे पालना है, या दूध पिलाना है, ये जो छोटे काम हैं, ये वो घर के हाउस होल्ड जॉब्स हैं, ये विमेन के, लड़की के खाते में डाल दिए गए। तो जो ये काम कर रहा है, ये काम वो जेंडर, वो जेंडर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि ये काम इज इक्वल टू द गर्ल्स। तो ऐसे ही कुछ काम ऐसे हैं, जैसे पेड़ से लकड़ी काट के लाना, या फल तोड़ के लाना, या जो अनाज पैदा करना, जो या मतलब जो हथियार बनाना और हथियार चलाना, ये सब पुरुषों के काम कर दिए गए। तो जो गांव में शुरुआत से ही जब कामों का बंटवारा जेंडर के आधार पे होगा, तो वीक जेंडर के काम, जो कुछ ऐसे कमजोर काम है, वो वीक जेंडर को दे दिए जाएंगे। तो ये जो जेंडर का कंस्ट्रक्शन है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। पितृवंशीय भारत, पेट्रिलिनियर इंडिया में हिंदू गर्ल्स की स्थिति को उन्होंने बड़ी अच्छी 1988 में, इस लेख का मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी खुद थीसिस में इसको कोट किया है।
पढ़ा अपनी पीएचडी में जब हम लिख रहे थे, तो वहां पे हमने दिखाया कि कैसे लीला दुबे ने जेंडर का कंस्ट्रक्शन हिंदू गर्ल्स के खास तौर से पेट्रिलिनियल इंडिया में, यानी पितृवंशीय भारतीय समाज, जहाँ पे पिता का रोल है वो पितृवंशी है ना। हमारा उत्तर भारत का समाज जो है, शहरों में रहने वाला ज्यादातर समाज तो पितृवंशी है। पिता के वंश से ही उसका वंश व्यक्ति का चलता है, तो वो पितृवंशी है। उसकी लीनियज जो है वो पिता के लीनियज से चढ़ी है, पेट्रिलिनियल है। तो जो पेट्रिलिनियल सोसाइटी में हिंदूज में जो गर्ल्स का सोशलाइजेशन है या गर्ल्स का जेंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बायोलॉजिकली तो गर्ल्स गर्ल है, बायोलॉजिकल फीचर में गर्ल गर्ल है, लेकिन सोशली या कल्चरली गर्ल का कंस्ट्रक्शन जेंडर का कंस्ट्रक्शन है, जिसको लीला दुबे ने बहुत ही उम्दा तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि कैसे घरों के अंदर कार्य जो होते हैं, वर्क जो होते हैं, या इस छोटी छोटी जो उनकी इमेजेस होती हैं, वो कैसे जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती हैं। और वो उदाहरण मैं हमेशा अपने अध्ययन में भी देता हूं, और हमेशा उनको मैं देखता हूं कि कैसे उन्होंने जेंडर बेस्ड रोल का मतलब है कि जेंडर पर आधारित कुछ भूमिकाएं हैं आपके परिवारों में भी। आप अपने भी परिवार में देखिए कि पिता की भूमिका क्या है और माता की भूमिका क्या है। पिता जो है ब्रेड अर्नर है, और माता ब्रेड को बनाने वाली है। वो ब्रेड को बाहर से, ब्रेड के लिए वो पैसा लाएगा, ब्रेड अर्नर कहा जाएगा कि वो पैसा लाएगा, सामान खरीद के लाएगा, और माँ जो होगी वो रोटी बनाएगी चूल्हे पे बैठ कर। तो दोनों की भूमिकाएं अलग हो गई। जहां पर पिता ने अपनी भूमिका छोड़ दी और माता ने कर ली, तो वो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये जो परिवार के अंदर भूमिकाएं हैं, जेंडर बेस्ड रोल हैं, वे जेंडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये पेट्रिलिनियल सोसाइटी में बड़े सटल वे में लड़कियों का जेंडर कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, जो शुरू में बेटी होती है, बाद में बहू बनती है, और उसके बाद वो माँ बनती है, और उसके बाद वो सास बनती है। वो एक दायरे में रहेगी, हमेशा एक प्रोटेक्शन के दौर में रहेगी। तो इस तरीके से जेंडर कंस्ट्रक्शन की बात वो कर रही हैं। और उनका जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि ये जो चाइल्डहुड से लेकर सोशलाइजेशन ऑफ गर्ल्स का जो क्षेत्र है, वहां से कैसे जेंडर का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, इसको लीला दुबे ने अपनी केस स्टडीज में निकाला है। और इसको अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो धर्म कुमार का एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक आर्टिकल छपा था, उसमें पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि लीला दुबे किस तरीके से जेंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रही हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि आज भी अगर हमें कुछ ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ना है जिन्होंने मूल रूप से कुछ ऐसे डिबेट खड़े किए हैं भारत के अंदर समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में, उसमें लीला दुबे का नाम अभूतपूर्व है। और लीला दुबे को बिना पढ़े हम जेंडर और विमेन की जो आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन है उस डिबेट को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते, क्योंकि उनका फील्ड वर्क आधारित, यानी क्षेत्र के अनुभव के ऊपर आधारित एक बहुत वृहद कार्य क्षेत्र है। मैं आप सबको ये निमंत्रण देता हूं कि आप उनके कार्यों को जरूर पढ़ें, जिससे जो भारत में स्त्रियों की स्थिति है उसको एक बड़े रूप में समझा जा सके। और इन्हीं शब्दों के साथ आशा है कि आपको हमारा व्याख्यान समझ में आया होगा। धन्यवाद।